साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज की क्लास में एक बेसिक बात को हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम केस को लड़ते हैं तो वकील साहब के भरोसे लड़ें या वकील साहब के साथ में लड़ें। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ में कि हम कहने को तो ये कहते हैं कि हम किसी विश्वास नहीं करते, बट जब लिटिगेशंस को लड़ने बैठते हैं तो हम अपने एडवोकेट्स पर अंधा विश्वास कर लेते हैं। जैसा वो लिख रहे हैं हम सिर्फ साइन कर देते हैं, जैसा वो पेश कर रहे हैं हम सिर्फ साइन कर देते हैं, वो जो भी कर रहे हैं हमें मंजूर होता है। पर जब बाद में आप केस को हारते हो, जब कोई ऑर्डर कोर्ट का हो गया, उसकी आपको अपील करनी है, वो टाइम पीरियड निकल गया, तो आपके अन्य एडवोकेट आपके प्रीवियस एडवोकेट को जो है कोसते हैं इंडियन कोर्ट में कि इनकी लापरवाही से ये अच्छा केस जो है ख़राब हो गया, या इनकी लापरवाही से इस अच्छे केस को भी जो है हम लूज़ कर गए। तो बेसिकली फॉल्ट किसका है, एडवोकेट का या आपका? ज़रा सोचिए, ये विचारने बिंदु है भाई। इनको चलो आप कोस लोगे, उन पर कानूनी कार्रवाई भी कर लोगे, पर जो नुकसान आपका हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा? साथियों इसलिए मैं समय समय पर कहता भी रहा हूँ आप सबको कि बी अवेयर एंड अलर्ट। क्लियर है बात ये? अगर आप लोग अवेयर नहीं हो, आप लोग ही अलर्ट नहीं हो, तो किसी भी रूप में आप अच्छे केस को सफल कोर्ट में नहीं बना सकते हो। वकील के भरोसे केस लड़ तो लोगे पर जीत नहीं सकते, पर वकील के साथ अगर लड़ोगे तो 100% संभावना बनती है जीतने की भी। कारण क्या है कि एक और एक दो नहीं होते मेरे दोस्त, एक और एक होते हैं 11। आप कोई फैक्ट बता रहे हो वकील साहब को, वो भी जो है केस में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आप लोग डिस्कस कर रहे हो, कोई ना कोई नया पॉइंट निकल रहा है, उस पॉइंट को इफेक्टिवली आप विथ लॉ पॉइंट जो है आर्ग्यू कर रहे हो, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे ही होंगे। बट आपका भी इंटरेक्शन, आपका भी पार्टिसिपेशन, आपका भी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जो है रिक्वायर्ड रहता है ऐसे मामलों में। मैं बात कर रहा हूँ खासकर वैवाहिक मामलों की, और ख़ासकर वो मामले जहाँ पर आप डिफेंस की साइड से जो है पैरवी करते हैं। एक्चुअली होता क्या है हमारे कल्चर में कि हम जाते हैं वकील के पास में, अपना केस जो है डिस्कस करते हैं, और उसके बाद बिना सोचे समझे केस दे के वकील साहब को ये कहते हैं कि साहब मैं तो अब टेंशन फ्री हो गया, अब सब आपको देखना है, आप बड़े हो, अल्टीमेटली जो भी आप ड्राफ्टिंग करोगे हमारे को मंजूर होगी, मैं साइन कर दूंगा, आप कोर्ट में जो है पेश कर देना। अब वकील साहब के साथ ना आपने डिस्कस किया फर्दर, ना जवाब को देखा, ना पिटिशन को देखा, जैसा बनाया वैसा आपने साइन कर दिया। कई बार आपको मालूम है कोर्ट में क्या होता है कि जो उनके जूनियर होते हैं जब किसी टाइपिस्ट के पास जाते हैं मैटर को टाइप कराने के लिए, तो अधिकांशतः जो टाइपिस्ट है वो खुद काम करना शुरू करता है वकील का। वो अपने हिसाब से जो है पिटिशन को टाइप कर देगा और अपने हिसाब से जो है कुछ वर्ड्स को इंसर्ट कर देगा, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे काम के नहीं है, कुछ ऐसी बातें जो हमारे केस से कोई संबंध नहीं रखती है, उस तक को उस कंसर्न जवाब में या पिटिशन में इंकॉर्पोरेट कर दिया रहता है। और हम भी जल्दबाजी में होते हैं, वकील साहब भी कई बार जल्दबाजी में होते हैं, और अल्टीमेटली हम पिटिशन को साइन करते हैं और वो पिटिशन जो है कोर्ट में दाखिल हो जाती है। जब जेरें हो रही होती है या आर्गूमेंट हो रहे होते हैं, तब जाके हमको आती है होश, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये फैक्ट तो मैंने लिखवाया नहीं, ये फैक्ट तो मैंने बताया नहीं। पर आप कितना ही रो लो, कितना ही चीख लो, कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि आपने एक बार कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया तो उस जवाब से आप बाउंड हो एज पर सेक्शन 17 एंड सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मीन्स बाद में आप यू टर्न नहीं ले सकते। अगर अब आप अपने वकील के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की बात भी कहते हो, उसे कोसते भी हो, भला बुरा भी कहते हो, आप कुछ भी कहते रहो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मेन बात है कि जो आपने लिख दिया वो अब हो गया बाइंडिंग, उससे आप बाध्य हो, क्योंकि वो जुडिशियल एडमिशन है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंसर्न पिटिशन है या कंसर्न जवाब है, उनके साथ में एफिडेविट्स तक फाइल करने होते हैं। उसमें लिखा होता है कि मैंने कोई फैक्ट नहीं छुपाया, सारे फैक्ट सही हैं, अगर फैक्ट गलत पाया गया, फैक्ट को छुपाया गया तो मैं जिम्मेवार हूँगा। मर गए आप तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अलर्ट रहो। अगर आप अलर्ट नहीं हो तो आपको कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकता। और किसी ने ठीक भी कहा है ना कि जो लोग जागरूक नहीं है वो कोई भी अनुतोष भगवान से भी, इवन इंडियन कोर्ट से भी प्राप्त जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए बी अलर्ट एंड बी लिटरेट ऑन योर सब्जेक्ट। केस देने से पहले, केस देते समय आपकी अप्रोच जो है वो कैजुअल नहीं होनी चाहिए, आपकी अप्रोच जो है वो स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। इवन केस को देने के बावजूद भी अगर आप स्लीपिंग मोड पर हैं या आप अलर्ट नहीं हैं, आप अवेयर नहीं हैं, आप डिस्कस करने में जो है विश्वास नहीं रखते हैं, आपको लगता है केस दे दिया, वकील साहब एक्सपर्ट हैं, लड़ लेंगे, तो केस को आप निश्चित तौर पर हारोगे। और मैंने ऐसा कई बार भी देखा है कि ऑर्डर जो है जो कंसर्न पार्टीज हैं उनको कम्युनिकेट नहीं हो पाते, या कई बार तो हम सालों साल अपने वकील साहब से जो है डिस्कस तक नहीं करते हैं। नुकसान क्या होता है कि जब ऑर्डर हो जाता है
और उस ऑर्डर का आता है एग्जीक्यूशन या कोई एडवर्स इम्पैक्ट, तब हम जागते हैं और नए वकील साहब जब कोर्ट में जाते हैं, मीन्स हायर कोर्ट में, तो वो हायर कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि साहब निचली कोर्ट के वकील ने या कंसर्न अधिवक्ता ने ढंग से पैरवी नहीं करी, या वो एब्सेंट रहे, या अल्टीमेटली नुकसान जो है उन्होंने कर दिया पार्टी का। और कानून भी ये कहता है कि वकील की गलती का नुकसान जो है कंसर्न पार्टी नहीं भुगत सकती, जिस कारण मेरी पक्षकार को या मेरी कंसर्न पार्टी को जो है न्याय दिया जाए। साथियों, क्या ऐसा अप्रोच रखने से या ऐसी बात कहने से न्याय मिलेगा, रिलीफ मिलेगा? उत्तर है नहीं। साथियों, एक रिसेंट जजमेंट आया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, ये साइट हुआ है लाइव लॉ पे। जजमेंट है 14 फरवरी 2025 का, जन चेतना जागृति बनाम श्री आनंद राज के नाम से जो है फैसला है। इसमें जो कंसर्न अपीलेंट है ये एक एनजीओ है। ये एनजीओ जो है अपील दाखिल करती है ऑनरेबल कोर्ट में। उसका कहना यह होता है कि जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट है वहाँ पैरवी जो है हमारे ढंग से नहीं हुई, हमारे अधिवक्ता तक अपीयर नहीं हुए और अल्टीमेटली केस जो है खारिज हो गया। तो हमारा वकील जो है वो जिम्मेदार था, उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, वो नेग्लिजेंट रहा है, जिस कारण हमारी अपील को एडमिट किया जाए, क्योंकि हमें कंसर्न ऑर्डर की जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई तो तुरंत जो है हमने अपील पेश कर दी। साथियों, एक बात विशेषता ध्यान रखिएगा कि कोर्ट में कोई मुकदमा आप दाखिल कर रहे हैं या निचली कोर्ट से मुकदमा हार गए, आप जा रहे हैं हायर कोर्ट में, तो उसका एक लिमिटेशन होता है। अगर लिमिटेशन से परे जाकर आपको कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि देरी क्यों हुई और उसका सफिशिएंट कॉज क्या है और उसके कॉन्टेक्स्ट में कॉरोबोरेटिंग एविडेंसेस क्या है। यहाँ पर डिले क्या थी इस केस में? करीबन 560 डेज़ की। तो इन्होंने कहा कि साहब हमारा वकील जो है जिम्मेदार है, हम तो ना तो विलफुल डिफॉल्टर है, ना ही कोई हमारे पार्ट पे डेलिबरेट एक्शन रहा है टू मेक अ डिले। हमें तो ऑर्डर ही कम्युनिकेट नहीं करा हमारे वकील साहब ने, जिस कारण वकील साहब ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है। उनका जो एक्ट है वो डेलिबरेट है, हमने उनको फीस भी पे करा, पर हमारे साथ ही उन्होंने गद्दारी कर दी। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ एक्शन तो हम लेंगे, पर अभी हमें राहत दी जाए और डिले जो कंडोन करते हुए हमारी अपील को जो है सुना जाए। साथियों, यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या था कि अगर डिले कंडोन हो जाती तो डेफिनेटली अपील को कोर्ट सुनता, बट यहाँ डिले ही कंडोन नहीं हुई। और कोर्ट ने कहा कि जो भी कारण आप बता रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कुछ ऐसे पॉइंट्स से जो काफ़ी गंभीरता से लिए, और ये पॉइंट्स केवल डिस्कस के लिए नहीं है, इन पॉइंट्स को हमें जीवन में उतारना पड़ेगा यदि हम लिटिगेशन में हारना नहीं चाहते, अपेरेंटली बाय सच टाइप ऑफ फॉल्ट, जो कि फॉल्ट हमारे वकील का नहीं है, हमारा अपना फॉल्ट है। साथियों, क्रिकेट के मैच में होता ना कि भाई आप कैच आउट हो जाओ या आप कुछ भी हो जाओ, अगर आप रन आउट हो रहे हो या बोल्ड हो रहे हो तो इससे शर्म की बात नहीं होगी। तो इस तरह के मुकदमों को हार जाना, उन पर ध्यान न देना, ये वैसी स्थिति है कि आप जो है लापरवाह हैं और आपने केस को, एक बेहतरीन केस को मैं कहूँगा, खुद ने जो है ख़राब कर दिया। साथियों, इस केस में कोर्ट ने फैक्ट्स को देखा, स्थितियों को देखा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहली बात, यहाँ पर जो कंसर्न लिटिगेंट था, मींस जो अपीलेंट था, उसने ऑर्डर शीट जो है पेश नहीं करी। ये किसने पेश कर दी? अपोजिट पार्टी ने। ऑर्डर शीट बेसिकली क्या होता है? कोर्ट का होता है हुक्मनामा, जिसमें कोर्ट जो है कार्रवाई को लिखता है। हुक्मनामा में क्या लिखा हुआ था कि मल्टीपल जो है एडजॉर्नमेंट्स, मींस कई बार इनको जो है उपस्थिति में छूट दी गई है, या इनको बहस करने के लिए या जिरह के लिए या अन्य कोर्ट कार्रवाई के लिए जो है समय दिया गया। तो कोर्ट ने जब समय दिया जा रहा है, आपका वकील पे अपील हो रहा है, तो हाउ यू कुड से कि आपको डार में रखा गया? अब आप ही नहीं जा रहे हो, केस पे जो है ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जिम्मेदार कौन है? आप, ना कि आपका एडवोकेट। कोर्ट ने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, ऐसी स्थिति में उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सोए हुए थे, उन्हें बताया नहीं गया और वो अलर्ट नहीं थे। ये दो पॉइंट जो है हमें इंडिकेशन देते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट की तरफ कि आपके वकील से आप एक बात ज़रूर कहिएगा कि सर आप केस को लड़ तो रहे हैं, बट इसकी ऑर्डर शीट्स क्या है, इसकी कॉपीज़ जो है हमें प्रोवाइड करते रहें। आप मांगिए उनसे ऑर्डर शीट। इसके लिए क्या होता है कि एक आवेदन होता है, नकल का फॉर्म जो है भरना होता है और उसके बाद ये कॉपी जो है 4 से 5 दिन में मिल जाती है। कम से कम उस दिन क्या हुआ, क्या ऑर्डर शीट रही, ये इसकी जानकारी जो है आपको रहेगी। तो पहला काम क्या है जो हमें गांठ बांधना है, हमें अपने अधिवक्ता से हर कार्रवाई की ऑर्डर शीट लेनी है। इसका एक निश्चित शुल्क होता है, वो जो है अदा करना होता है और उसको अदा करके हम जो है ये कंसर्न डॉक्यूमेंट जो है ले सकते हैं। कुछ एडवोकेट जो है चार्ज करते हैं इसके लिए 100 रुपीज़, कुछ चार्ज करते हैं 200, कुछ चार्ज करते हैं 300। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे और टाइप ऑफ एडवोकेट सर्विसेज के ऊपर। तो इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। अगर 100-200 रुपये देकर हमें कोई अच्छी जानकारी मिल रही है कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में, तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, आप कर सकते हैं और आप खुद भी जो है इसको ले सकते हैं। बट अमूमन क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि बार बार हम नकल सेंटर पे जाएं और नकल का जो है पीछा करें। तो अल्टीमेटली ये काम जो है आपके जो एडवोकेट हैं, उनके जो जूनियर होते हैं, उनके थ्रू करवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत जो है किसी को नहीं होती है।
साथियों इसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आप अपने लिटिगेशन को ट्रैक करते रहो। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है हमारे लिटिगेशन को ट्रैक तक नहीं करते हैं। साथियों एक छोटी सी बात समझना, आप कहीं घूमने जाते हो, मकान लॉक करते नहीं करते हो, आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं उनको ट्रैक करते नहीं करते हो, बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके बारे में क्या जानकारियाँ हैं आप लोग कलेक्ट करने का प्रयास करते नहीं करते हो ना, क्योंकि वो आपके कंसर्न फैमिली का हिस्सा है। तो कोई कंसर्न केस जो है वो आपकी इज्जत का हिस्सा है। अगर लिटिगेशन को इस तरह से हार गए तो क्या मुंह दिखाओगे समाज के अंदर। अगर लिटिगेशन लड़ रहे हो दोनों साइड से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी या डिफेंस की तरफ से भी, तो यू मस्ट बी अवेयर एंड यू मस्ट बी इन अ पोजीशन टू ट्रैक योर लिटिगेशन। तो उसको करने के लिए करना क्या आपको ई कोर्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आप डाउनलोड कर लो। क्लियर है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हो अपने केस के स्टेटस को, और जो ऑर्डर शीट है उससे हमें काफ़ी तो आइडिया हो ही जाता है। इसके अलावा कोशिश करें कि हर पेशी पे जाए और केस से 7 दिन पहले जो है डिस्कस कर लें वकील साहब से। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप लोग अलर्ट नहीं हो, वकील साहब फ़ोन करे जा रहे हैं आपको, आप लोग जग ही नहीं रहे हो, तो आप भी मारे जाओगे। और हमेशा ध्यान रखो कि वकील साहब से डिस्कस के लिए एक समय जो है फिक्स करो, महीने में 1 दिन या 2 महीने में 1 दिन, बहुत सफिशेंट ये टाइमिंग रहता है जिसमें आप केस को जो है डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस के लिए कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे का स्लॉट रखें। जो उनका पेमेंट बनता है सर्विसेज के लिए वो आप पे करते हैं, कम से कम आपका केस जो है ढंग से डिस्कस हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, वो डिस्कस जब चल रहा है तो 4-5 क्लाइंट बैठे हुए हैं, अब आपका भी केस सुन रहे हैं उनका भी सुन रहे हैं, उनको बोलो भाई मुझे पसंद नहीं है, आई वॉन्ट प्रोफेशनल डिस्कस, आई विल पे फॉर योर सेशन, कम से कम मुझे 1 घंटे का सेपरेट सेशन चाहिए जो बहुत ज़रूरी होता है। अब आपका केस कौन क्या सुन रहा है, कहाँ मैटर आपका लीक हो जाए, क्या पता आपको भी। तो इसलिए प्रॉपर जो है आप निगाह रखो और इसके साथ साथ कोर्ट प्रोसीडिंग में ज़रूर जाओ और उसका हिस्सा जो है ज़रूर बनो। इसके अलावा हमें स्लीपिंग पर्सन जो है नहीं बनना है। अगर हम केस देके सो गए कि साहब थे कर लियो, मैं पाछे देख लूँ साहब, मारे जाओगे। वकील से कभी भी दोस्ती नहीं करनी अपने को, दिमाग में सेटल कर लो। बी प्रोफेशनल विद योर एडवोकेट। अगर आप कैजुअल हो गए विद एडवोकेट, आपने उसको भैया यार अंकल बना लिया, तो फिर आप मारे जाओगे, फिर वो भी हो जाएगा कैजुअल। साथ ही छोटी सी बात है कि घर में हम एक पेट भी रखते हैं ना, तो उसके साथ भी हमको होना पड़ता है प्रोफेशनल। अगर हमने उसको बना लिया घर का मेंबर, तो वो चढ़ जाएगा आपके बिस्तरों पे, घर के सोफे पे, और अल्टीमेटली वो खुद बन जाएगा बादशाह। क्लियर है बात ये। तो हमारा जो एडवोकेट है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो अगर उससे हमारी अप्रोच ही कैजुअल हो गई, हम घर पे जा रहे हैं और आराम से बैठे हैं 2-2 घंटे, वो भी कैजुअल हो गए, भाई तो मटर छील दे और ये कर दे वो कर दे, होता है कई बार ऐसा ही है, मत करना भाई। बी प्रोफेशनल विद योर एडवोकेट। और आपको प्राइवेट सेशंस जो है उनके साथ रखने पड़ेंगे, और प्राइवेट सेशंस में किसको डिस्कस करो, जहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए आप दोनों के अलावा। अगर थर्ड पार्टी में बैठी हुई है, आपको डिस्टर्बेंस कर रही है, तो फिर डिस्कस करने का कोई भी जो है औचित्य में पैदा नहीं होता है। इसलिए आप समझो, आज बात सिर्फ पैसों की तो है। अगर वो आपको टाइम देंगे, देन ही विल चार्ज फॉर द कंसर्न सर्विसेज, देन पे। बट अगर पैसा देना आप नहीं चाहते हो, आपकी माइंड सेटअप वही है या दिमाग में पैटर्न वही है, अरे नहीं यार ऐसा होता है क्या, ये वकील तो फ्री में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे, चौबाले बैठ जाएंगे, उससे केस का नुकसान आप खुद ही करोगे। क्योंकि जो लोग साथ बैठे होते हैं वो केस सुन रहे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं अगर कनेक्ट हो गया अपोजिट पार्टी से और आपका डाटा हो गया लीक, तो आप ही मारे जाओगे। तो इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, अलर्ट रहो, बी विजिलेंट एंड बी क्लेवर वाइल डीलिंग विद एन एडवोकेट। तो वकील अच्छा रखो जिसके पास प्रॉपर सुविधा हो। कई बार फिजिकल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मीटिंग ऑनलाइन करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल फैसिलिटी कितनी हो गई है भाई, पहले जीना जो है बहुत मुश्किल था, अब जीना कितना आसान हो गया। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास लैपटॉप है, वाईफाई कनेक्शन है, आप अपना फीस पे करो और ऑनलाइन जो है कनेक्ट करो, डिस्कस करो केस को। पर डिस्कस करने के लिए टाइम स्लॉट को छोटा मत करना, टाइम स्लॉट अच्छा रखो, कम से कम बात खुल के हो, हर एक पॉइंट पे जो है डिस्कस करो, तभी जो है आपको फायदा वहाँ पर होने वाला है। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि ये लोग सो गए, बाद में जगह कोर्ट ने कहा भाई ये जो ग्राउंड्स हैं वो किसी भी रूप में लिमिटेशंस को कंडोन नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशन को कंडोन करने के लिए वकील का फॉल्ट पर्याप्त नहीं है। सफिशिएंट कॉज मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड, कि जिस कारण आप कोर्ट में नहीं आ पाए और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अगर ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, सर्कमस्टेंसेज नहीं है, देन इट कुड नॉट बी सेड दैट कि आपका वकील का फॉल्ट ही जो है सफिशिएंट कॉज था आपको कोर्ट में आने से रोकने के लिए। साथियों कई बार होता ना कि हाथी निकल जाता है और पूंछ रह जाती है, तो कहीं ये ना हो जाए कि आप चीज़ों को अच्छा कर रहे हो, केस भी आपका अच्छा है, मटेरियल भी अच्छा है, पर ढंग से अपन उसको परवाह नहीं पाए। जस्ट कि मैंने डिस्कस अगर प्राइवेटली कर लिया तो मेरा फीस लग जाएगा, या मैंने समय ले लिया प्राइवेटली तो मेरा फीस लग जाएगा, ऐसा मत करना भाई। बी प्रोफेशनल विद योर एडवोकेट एंड बी प्रोफेशनल इन योर लिटिगेशन इफ़ यू वांट टू विन। तो ये तो बहुत सामान्य बात है आपके अपने लेवल की। तो इसलिए आज से हम कसम खाते हैं कि हम किसी एडवोकेट के घर जाकर डिस्कस नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वकील के दफ्तर में अगर 15-20 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, उनके सामने केस हम डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरी बात, हम हमेशा लेंगे प्राइवेट सेशन। चौथी बात, लगातार जो है कोर्ट में जाएंगे, कोशिश ये करेंगे। पांचवी बात, नहीं जा पा रहे तो ऑर्डर शीट जो है जरूर लेंगे, और वैसे भी हमको लेनी ऑर्डर शीट, ये हमको ईजिली मिल जाएगी। और इसके साथ साथ
हम अपने एडवोकेट के साथ एक पैरेलल फाइल को मेंटेन करेंगे ताकि हमारी फाइलें जो हैं उनके साथ चलती रहे, ताकि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या वो कर रहे हैं और क्या क्या हम करवाना चाहते हैं हमें दिक्कत नहीं हो। और कोई भी जवाब दाखिल करते हैं, पिटिशन को ड्राफ्ट करते हैं, 10 बार पढ़ो, समझो उसको, उसके बाद ही साइन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हल्की सी गलती आपको मरवा सकती है। क्लियर है बात ये? तो इसलिए बी अलर्ट एंड बी क्लेवर इन योर अप्रोच एंड देयर इज नो नीड टू वरी। क्लियर है साथियों? जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।